ਸੁਖ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋ ਕਿ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੁਖ ਹਸਪੀਟਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੁਖ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आए सुख हॉस्पिटल, जो कि नाम से ही जैसे सुख की हम बात करें तो उन मरीजों को जो मेंटली डिप्रेस है, जिनको किसी भी तरह की डिप्रेशन में है, कोई नशे में ग्रस्त है, उन लोगों के लिए एक नई जिंदगी देने वाला ये हॉस्पिटल जो पिछले लंबे समय से सेवाएं दे रहा है अपनी मुक्तसर में। और आज केवल मुक्तसर ही नहीं बल्कि सारे पंजाब में इसने अपनी शाखाएं जो फैला रखी हैं। और हम बात करने जा रहे हैं यहाँ के डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका स्पेशल शो में। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे हॉस्पिटल में आए। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो साइकेट्री की जो पीड़ित पेशेंट होते हैं उन पे कुछ बहुत सारे लोगों की ऐसी मान्यता है कि साइकेट्री जैसी कोई बीमारी होती नहीं है, साइकेट्रिक इलनेस कुछ होता नहीं है। तो ये जो आपका प्रोग्राम है, इसके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि साइकेट्री की जो बीमारियां होती हैं बहुत ही कॉमन है। WHO ने एक सर्वे किया था, उस सर्वे में ये पाया गया था कि जीवन काल में 4 में से 1 बंदे को एक साइकेट्री बीमारी होगी ही होगी। तो इतनी कॉमन है, लगा लीजिए 25% हमारी जो पॉपुलेशन है उसको ये बीमारी होगी। तो साइकेट्री आजकल अब निकल के आ रही है, लोग इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, साइकेट्री बीमारियों के बारे में बात करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है, जैसे आपके चैनल ने पहल करी है, वैसे हम चाहते हैं कि बाकी लोग भी इन चीज़ों को सुने या समझे और जाने साइकेट्री की बीमारियों के बारे में। जैसा अगर हम बात करें कि पंजाब की बात, यहाँ पर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो यहाँ पर नशे का बहुत ज़्यादा रुझान है। और अगर हम बात करें, लोग थके हुए होते हैं। लोगों को जब तक लगता है कि जब बच्चा एक बार स्मैक वगैरह ले रहा है, कोई और नशे में, इंग्लिश नशे में पड़ गया है, तो उनको लगता है कि उसका वापस आना बहुत मुश्किल है। लेकिन सुख हॉस्पिटल जिसने एक अपना ठान रखी है इस बात की कि हम लोग उन लोगों को जो नशे में पूरी तरह से ग्रस्त हैं, हम एक नई जिंदगी देंगे। चाहे उसको काउंसलिंग करते हैं, चाहे मेडिसिन के साथ, चाहे उसको किसी भी तरीके से मोल्ड करके आप लोग उन लोगों को नशे से बाहर ला रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो सर, जैसे हम किसी ज़माने में माना जाता था कि टीबी की बीमारी या कैंसर की बीमारी एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। जैसे जैसे नए इलाज आते चले गए, नए नए तरीके आ गए हैं लोगों के पास, तो लोग उस तरीके से इलाज कराते चले गए। टीबी का इलाज हो गया, कैंसर का बहुत हद तक इलाज हो जाता है। नशा भी एक उसी तरीके की बीमारी है। जब तक हमें पता नहीं कि इसका भी इलाज पॉसिबल है, तब तक हम इससे जूझते रहते हैं। आज पंजाब में जिस तरीके की ये बीमारी चल रही है, मैं इसको एक बीमारी ही मानता हूँ, क्योंकि एक दिमाग की बीमारी है। अगर आपका दिमाग किसी वजह से परेशानियों को संभाल नहीं पाता, या फिर आपकी संगत ऐसी हो जाती है जिसमें आप इस तरीके के नशे में पड़ जाते हैं, तो अगर आपको सही सहारा मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, सही तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए, तो आप इस नशे को आराम से छोड़ पाएंगे। जो पहल सरकार ने कर रखी है इस तरीके के डी एडिक्शन सेंटर्स चलाने की, वो भी इसमें बहुत अच्छी पहल है। बाकी किसी और राज्य में इतना अच्छा डी एडिक्शन सेंटर्स नहीं चलते जितने पंजाब में चलते हैं। जो पंजाब सरकार इस पहलू को समझती है, और जितना समय मुझे यहाँ पर हुआ, जितना हमने काम किया हमारे सेंटर्स बाकी सेंटर्स भी जो हैं हमारे, उन्होंने कई सारे लोगों को इस नशे से बाहर निकाला है। और लड़के जो नशा छोड़ चुके हैं वो एक ऐसी जिंदगी जी पा रहे हैं जिसमें उनको खुद को भी गर्व होता है, उनके घर परिवार वालों को भी गर्व है। तो मुझे अपनी टीम के ऊपर, जो सुख हॉस्पिटल की पूरी टीम है,
हम पूरी मेहनत से अपने पेशेंट्स को नशे से निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। जिस भी तरीके की ज़रूरत पड़ती है उनको, चाहे वो काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती हो या किसी और भी तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट, चाहे वो साइकेट्री से जुड़ा हो, चाहे वो मेडिकल से जुड़ा हो, हम पूरा सपोर्ट करते हैं। सर अगर हम बात करें, आजकल जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तभी हम लोग उनको एक मोबाइल एडिक्शन की आदत डाल देते हैं और आई कांटेक्ट का जो मदर फादर का, क्योंकि इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ है, प्रेशर सिचुएशन है, क्या सोचते हैं आप कि आने वाले समय में जैसे ये नशे बिल्कुल आसानी से मिल रहे हैं और लोगों को जैसे पहले कोई पार्टी से एक ड्रिंक करने लग जाता है, धीरे धीरे उनको पता नहीं मैं तो कभी कभी पीता हूँ, मैं तो कभी ब्याह शादी पीता हूँ, और धीरे धीरे वो लोग जब जब उनको लगता है कि इसको पीने से हमारा दिमाग किसी और तरफ जाता है, हमारे में एक आर्टिफिशियल जो हौसला है वो आता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप कि इस वजह से कि बच्चों के साथ आई कांटेक्ट, बच्चों के साथ अपनी इंटेंगनेस, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा सर, जो आप जिस पहलू के ऊपर बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। अगर ऐसा देखा गया है कि जिस घर में शराब पी जाती है उस घर के बच्चे शराब का सेवन जल्दी शुरू कर देते हैं, जल्दी उम्र में शुरू कर देते हैं। तो अगर इन्फ्लुएंस बच्चों के ऊपर बचपन में ऐसा नहीं होगा कि उस परिवार में कोई शराब नहीं पीता, तो बच्चे भी उस तरफ नहीं जाएंगे। तो डेफिनेटली माता पिता का बहुत हद तक इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चों को माहौल देने के लिए जिसमें वो नशे में पड़ते हैं। दूसरा सर, जो आपने कहीं बोला कि आपने स्टार्टिंग में जो आपने पॉइंट उठाया था वो था फोन। आजकल फोन एडिक्शन भी एक बीमारी बन चुका है, साइकेट्रिक इलनेस बन चुकी है। तो मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बोलना चाहूँगा कि हमें जब फोन आया था वो एक यूटिलिटी थी, उसकी एक ज़रूरत हमें पूरी करता था कि किसी दूर कोई बैठा इंसान है उससे बात कर लेंगे। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि व्हाट्सएप में लोग स्टेटस डालते हैं या फिर फेसबुक में स्टेटस डालते हैं, उसी की वेट करते रहते हैं कितने लाइक आ रहे हैं हमारे, और लाइक ना मिले तो लोग डिप्रेशन की तरफ भी जाते हैं और एंजाइटी भी होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो एक नया नशा है जिसके ऊपर सरकार अभी सोच भी नहीं रही है, वो एक बीमारी बनता जा रहा है। तो जो 20 साल के आसपास के जो लोग होते हैं, 20 से 25 साल, तो उनमें सबसे ज़्यादा इसका असर देखा गया है। लेकिन चलिए उनको तो हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा लगता है जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 साल से लेकर 15 साल के बीच में जो बच्चे हैं, जिनका पूरा स्कूलिंग की एज है, पूरा कैरियर बनना है, पूरे स्किल्स सीखने, स्कूल अगर सारे टाइम वो फोन में लगे रहेंगे और उसमें कई तरीके का कंटेंट भी अच्छा नहीं होता, अगर उसमें पड़े रहेंगे तो बच्चों का पूरा फ्यूचर खराब हो सकता है। तो सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को इस बारे में आगाह करना चाहता हूं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम सिर्फ 1 घंटा पूरे दिन में होना चाहिए। उसके ऊपर अगर आप स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, चाहे वो टीवी का स्क्रीन टाइम हो चाहे मोबाइल फोन का हो, तो बच्चों को एडिक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। किसी जमाने में बच्चे बाहर खेलने के लिए भागते थे और घर वाले रोकते थे, आजकल बच्चे घर में रहना चाहते हैं, अपने फोन पे बैठना चाहते हैं, लैपटॉप पे बैठना चाहते हैं। ये जो बदलाव है ये एक अच्छा बदलाव नहीं है। ना ये मानसिक डेवलपमेंट हो पाएगा बच्चों का, ना शारीरिक डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ये फोन वाली जो बीमारी है ये हीरोइन के नशे से बड़ी बीमारी है मेरे हिसाब से। डॉक्टर साहब, ये हॉस्पिटल, सुख हॉस्पिटल, जो एक कंप्लीट जो है साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, चाहे वो आजकल हम बात कर लें लेडीज में ये डिप्रेशन की बीमारी है, जो वो अपने आप को फीलिंग नहीं होने देती, ये कहना उनको लगता है कि मैं डिप्रेशन, उनको लगता है कि मैं कोई पागलपन की मेडिसिन खा रही हूँ। डिप्रेशन जो कि जब भी प्रेगनेंसी होती है तो एक आम बात है, उसमें थोड़ा सा डिप्रेशन हर इंसान में आना होता है, चेंजेस होते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि अगर डिप्रेशन हो जाए तो ये एक बीमारी है, इसको इजी लेना चाहिए, ऐसी नहीं है कि आप इसको छुपाएं और छुपाते आप एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाए जब से यहाँ से मुश्किल है वापस आना। ठीक है सर, जैसे आपके इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स जिनके ऊपर मैं अपनी लाइट्स डालना चाहता हूँ। पहला चीज़ तो ये कि लेडीज़ की जो बात हुआ था, ये लेडीज़ में के अंदर साइकेट्रिक इलनेस इज इक्वल, मेल्स में भी उतनी होती है, फीमेल्स में भी उतना होता है। लेकिन जो मेल्स होते हैं, पुरुष होते हैं, वो नशे का सेवन अपनी परेशानी को छुपाने के लिए ज़्यादा कर पाते हैं, लेडीज़ नहीं कर पाती, इसलिए ये बीमारी ज़्यादा लेडीज़ में दिख जाती है। जो नशा जो कर रहे हैं वो डिप्रेशन का इलाज भी लोग नशे से करते हैं, एंजाइटी का इलाज भी लोग नशे से करते हैं, जो लड़कियां नहीं कर पाती, इसलिए आपको साइकेट्री की जो आप कहना चाह रहे थे कि लड़कियों में ज़्यादा हो जाता है, उसका कारण ये है। दूसरा ये कि जो प्रेगनेंसी का जो समय है, इसमें ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो उसका फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनमें एंगर आउटबर्स्ट, मतलब चिड़चिड़ापन बढ़ जाना,
गुस्सा करना और उनके कभी कुछ खाना है कभी कुछ खाना है, छोटी छोटी बातें चुप जाना, ये सब चीज़ें प्रेगनेंसी में एक हार्मोन की वजह से होती हैं, जो प्रेगनेंसी का जब फेज खत्म हो जाता है तब ये परेशानी भी ठीक हो जाती है। तो मैं इसको ये बीमारी नहीं है प्रेगनेंसी के टाइम, ये सिर्फ एक फेज होता है जो कुछ समय बाद ठीक हो जाता है। और ये मंथली भी हो सकता है, जब भी मंथली पीरियड्स आते हैं तब भी ऐसी परेशानी हो सकती है, तो उसको बीमारी ना माने। लेकिन अगर ऐसी परेशानी हो जाए कि आप अपनी दिनचर्या नहीं पूरी कर पा रहे, घर की जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे, रिश्तों में खटास आ रही है, तब पक्का किसी साइकेट्रिस्ट से या फिर किसी काउंसलर से मुलाकात करनी चाहिए, वो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। सर, लंबा समय सेवा में ये हॉस्पिटल हो गया और बहुत सारे आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, आपके जो लोग आपसे मेडिसिन लेकर एक नई जिंदगी डाल रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वो लोग भी आपसे अटैच्ड हैं। अगर कोई बंदा यहाँ आता है, उनके एक्सपीरियंस होते हैं, आप लोग वो भी शेयर करवा देते हो उनको फोन के साथ भी। यहाँ बहुत पारदर्शी काम है जो ये सुख हॉस्पिटल है। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ मरीज की पहली बात तो सीक्रेसी है, जो उसको बिल्कुल इस तरीके से रखा जाता है कि वो उस मरीज को और डॉक्टर को ही पता चले या काउंसलर को ही पता चले, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, ये हर डॉक्टर की जिम्मेदारी रहती है। ये हमें जब हम पढ़ाई करते हैं हम सिखाया जाता है कि डॉक्टर को जब काम करना है पेशेंट्स के लिए, तो पेशेंट्स अपनी पूरी दिल की बातें उनको बताते हैं, अपनी सारी परेशानी उनको बताते हैं, इस भरोसे से बताते हैं कि वो बात किसी और को पता ना चले। तो इस बात का हम अपने हॉस्पिटल्स में पूरा ध्यान रखते हैं कि कभी ऐसा ना हो जाए कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो पर्सनल है वो लीक हो जाए। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर हॉस्पिटल इस बात का ध्यान रखते होंगे, लेकिन हम इस बात का एक एडिशनल एफर्ट देते हैं कि कहीं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए। और कभी कुछ ऐसी पर्सनल बातें करनी होती हैं जिसमें बहुत ही प्राइवेट कुछ बातें होती हैं जो पेशेंट बहुत पर्सनली डिस्कस करना चाहता है, वो मेरे और पेशेंट के बीच में ही रहती हैं। वो किसी बाकी इंसान को भी, किसी काउंसलर्स को भी नहीं पता लगती जब तक पेशेंट ना चाहे। तो सर, हम सेक्स की बात करें तो आजकल जो लोग हैं कई बार सेक्सुअल डिप्रेशन की वजह से भी उनको फीलिंग बढ़ जाती है और वो ताकत के बादशाह ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जिनको कुछ भी इन चीज़ों का पता नहीं होता। ये जैसे बेसिकली जो सेक्स है वो स्कैट्री से जुड़ा हुआ एक एस्पेक्ट है और आप लोग स्कैरिस्ट जो हैं या एंड्रोजोस्ट हैं जो इस बात को पूरी तरह से समझते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई कहीं कोई प्रॉब्लम है भी तो भी जो है वो भी काउंसलिंग के साथ या आपकी मेडिसिन के साथ वो क्यूरेबल है और उसको वैसे ही यहाँ भागना यहाँ वहाँ जैसे देसी वो आ गया कहीं आ गया तो उसके लिए कर गए? सर देखिए, जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं वो एक हमारे समाज में खास तौर पे एक छुपी हुई चीज़ है जिसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। इस वजह से कई लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। और तो मेरा इसमें राय ये है कि ये जिस तरीके से हम बुखार को एक बीमारी मानते हैं, जुकाम को एक बीमारी मानते हैं, इसको भी एक अपनी परेशानी को उसी तरीके से डिस्कस करने के लिए आपको हिम्मत जुटानी चाहिए ताकि आप डॉक्टर से मिल पाएँ, अपनी बात कह पाएँ। अब इस परेशानी के इलाज के बारे में देखिए, ये परेशानी किस वजह से खड़ी हुई है इसके बारे में सोचना पड़ता है। पर ये परेशानी मोटे तौर पर दो वजह से हो सकती है। पहली परेशानी इस वजह से हो सकती है कि शारीरिक तौर पर कोई परेशानी आ गई है, खून का प्रवाह में कोई परेशानी आ गई है, कुछ और कारण हो सकता है जिसका टेस्ट होते हैं, टेस्ट से पता लग जाएगा। अगर शारीरिक तौर पे कोई परेशानी नहीं है तो फिर ये मानसिक तौर पे परेशानी हो सकती है और उस मानसिक जो पहलू है उसको देखने के लिए साइकेट्रिस्ट इसमें काम करते हैं। कई ऐसे मौके होते हैं जिसमें सिर्फ काउंसलिंग से काम चल जाता है, कुछ ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जिसमें दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। लेकिन हाँ, इलाज है इस परेशानी का, चाहे किसी आप साइकेट्रिस्ट के पास आके लें या फिर आप यूरोलॉजिस्ट के पास आके लें या फिर न्यूरोसाइकेट्रिस्ट से मिलना पड़े। लेकिन हैं ऐसे कई सारे विभाग हैं जो इस पे काम करते हैं और इलाज करने के लिए सक्षम है। जैसा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो एक खुली किताब है, आपके पास बहुत लंबे डाटाज हैं और हम चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से हम लोग आपकी सेवाएं, जैसे आप समय समय पर आज से 2-3 साल पहले भी हमने सुख हॉस्पिटल में हमने आपके जो यूजफुल टिप्स थे अपने दर्शकों से शेयर किए थे। अभी हम चाहेंगे कि इसी तरह से हमारे दर्शकों को और हमारे देखने वाले टीवी चैनल देखने वाले लोगों को इसके साथ फायदा मिले और उनको एक आस दिखाई दे, जैसे कि जिन लोग थके हारे होते हैं, डर होता है उनको, कई सेंटर्स में भी जाकर परेशान होते हैं, कि उनके लिए भी अभी होप है क्योंकि आप लोगों ने अपना जो है
यहाँ सिस्टम जो है इस तरीके से बनाया हुआ है कि मेल की काउंसलिंग मेल के साथ फीमेल्स भी आपके पास बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो काउंसलिंग को फीमेल की दोनों हस्बैंड वाइफ आना चाहे तो भी आ सकते हैं। तो यहाँ एक कंप्लीट सेंटर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू कि आप हमारे सेंटर में आए और आपने एक जो मेंटल एस्पेक्ट है, साइकेट्री का जो एस्पेक्ट है उसको उठाया और अपने दर्शकों तक आप ये पॉइंट पहुंचा रहे हैं। मैं ये आशा रखता हूं कि इससे लोग जागृत होंगे, समझेंगे और अपने जो मन में बैठे हुए डर हैं उनको डिस्कस करने के लिए वो हिम्मत आएगी उनमें और डॉक्टर्स के पास आके वो एडवाइस लेंगे। थैंक यू सर। मैडम जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲਈ 2-2 3-3 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਸ, ਕਾਉਂਸਲਰਸ, ਨਰਸਿਸ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨੈਟਵਰਕ ਮਿਲਦਾ। ਜੀ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਿਅਰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਨਿਅਰ ਅਬਾਊਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਟੀਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਉਪਰਾਪਨ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਜੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ।